क्लास में हम लोग बात किए थे हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के विषय, और वैदिक सभ्यता के रूप में हम लोग सबसे पहले इन बातों पर प्रकाश डाले थे कि वैदिक सभ्यता के विषय में, वैदिक काल के विषय में जानकारी का क्या स्रोत है, क्या साधन है। और सबसे बड़ी स्रोत के रूप में चर्चा हम लोग किए थे वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच जितने भी रचनाएं हुई, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, उनके विषय में चर्चा की। और आज हम लोग जिन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे, उसका नाम होगा वैदिक आर्यों की भौगोलिक जानकारी और विस्तार। वैदिक आर्य, वैदिक आर्यों की भौगोलिक जानकारी एवं विस्तार। देखिए, सबसे पहले इस बात को आप समझें कि वैदिक सभ्यता को हम लोग आर्यन सभ्यता भी कहते हैं, आर्यन सभ्यता ऐसे कहते हैं। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर आर्य शब्द की चर्चा, ये जो आर्य है, आर्य की चर्चा 33 बार चर्चा मिलती है आर्यों के विषय में। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा इसमें विवाद है, लेकिन आमतौर पर सामान्यतया लोग ये मानते हैं कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और कुछ विद्वान बताते हैं कि जो एक समान प्रकार की भाषाएं बोलते थे, एक समान प्रकार की भाषा बोलने वाले आर्य कहलाते थे। तो जो भी दोनों में से हो, लेकिन एक आम मान्यता यह अवश्य है कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ऊंचा, और जो उच्च कोटि का कार्य करते थे, आचरण करते थे, उन्हें आर्य कहते थे। विवाद का दूसरा प्रश्न ये है कि आर्य कौन थे और मूलतः ये कहां से आए थे, और आर्य कहां से आए थे, इस पर दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कि आर्य विदेशी थे, विदेशों से भारत आए थे, और दूसरा आर्य मूलतः भारतीय थे, स्थानीय थे, यहीं के रहने वाले थे। और इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अपने विचार दिए गए हैं कि आर्य मूलतः कहाँ के थे और कैसे भारत में प्रवेश किए। और सबसे पहले जो प्रमुख विद्वान हैं, उनका नाम है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर इस बात पर बल देते हैं कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में एक जगह है बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया, हाँ, तो बैक्ट्रिया से आर्य भारत आए थे। तो मैक्स मूलर का ये अपना विचार है। दूसरे विद्वान हैं गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। और गंगानाथ झा ने ये कहा है कि आर्य ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे, ब्रह्मर्षि। और सामान्यतया गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है, उसे प्राचीन काल में ब्रह्मर्षि देश कहते थे। ब्रह्मर्षि देश यानी कि इन्होंने आर्यों के भारतीय उत्पत्ति के ऊपर ही बल दिया है। तीसरे विद्वान हैं एसी दास, एसी दास। और एसी दास के अनुसार आर्य मूलतः सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। सप्त सैंधव यानी कि खास करके पंजाब में जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उसे प्राचीन काल में सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। और इस रूप में प्रोफेसर एसी दास ने भी आर्यों का मूल निवास स्थान
भारत को ही बताने की चेष्टा किया है। अगले विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, सभी नाम सुने होंगे। बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में एक महत्वपूर्ण किताब की रचना किया, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। और आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में उन्होंने ये बताने की चेष्टा किया है कि आर्य मूलतः आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, उत्तरी ध्रुवीय, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल को कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश। और बीजी तिलक के अनुसार आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश के निवासी थे। अगले विद्वान हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में महत्वपूर्ण किताब लिखा। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने इस बात पर जोड़ दिया है, बल दिया है कि आर्य मूल रूप से तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत से ये भारत पहुंचे थे और फिर आर्य संस्कृति का, आर्य सभ्यता का विकास हुआ। तिब्बत के ऊपर इन्होंने बल दिया है। एक विद्वान है गाइल्स, और गाइल्स ने बताया है कि आर्य मूलतः हंगरी के निवासी थे। हंगरी के ऊपर इन्होंने बल दिया है। फिर बताया कि पेनका, और पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी से यहाँ भारत आया था। और इसी प्रकार के विद्वान हैं गाइल्स, हाँ, आल्चिन है विद्वान एक, आल्चिन, और आल्चिन के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के निवासी थे, दक्षिणी रसिया। तो इस प्रकार से आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों ने कई तर्क दिया है, कई विचार दिया है। और इस तमाम विचारों का जब अध्ययन करते हैं तो सामान्यतया यह एक निष्कर्ष के तौर पर, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आर्य मूलतः मैक्स मूलर का जो विचार है मध्य एशिया तो सबसे प्रामाणिक लगता है कि आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया के निवासी थे, सबसे प्रामाणिक है। और आमतौर पर जो ऑप्शंस में रहेंगे कि आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया सबसे प्रामाणिक इसका उत्तर होता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि जब मध्य एशिया को हम मानते हैं तो कैसे कैसे आर्य भारत आए थे। तो आर्य के भारत आगमन के विषय में जानकारी जो हासिल होती है वो मूल रूप से कि वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में या फिर उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जिन जिन विषयों पर चर्चा किया गया है उससे हमें आर्यों के भारत आगमन और फिर भारत में आर्यों के विस्तार के संबंध में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 25 नदियों के विषय में चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है कि 25 नदियां उस समय अस्तित्व में थी और इन 25 नदियों में आज के वर्तमान जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के कई नदियों की चर्चा मिलती है। आज के अफगानिस्तान के कई नदियों की चर्चा मिलती है और इन कई नदियों में एक प्रमुख नदी है जिनका प्राचीन नाम माने ऋग्वैदिक काल में जो नाम था वह था कुभा।
कुबा, और वर्तमान में इसे हम लोग कहते हैं काबुल। वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानते हैं। सेकंड नदी जो है उसे कहते हैं क्रूमू, और इसको हम लोग आजकल कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं। अगला है सरितोकाई और सरितोकाई को हम लोग सरयुग के नाम से जानते हैं। एक है गोमती, गोमल कहती थी उसे, गोमल, और वर्तमान में इसे गोमती के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद में अफगानिस्तान के कई नदियों के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख नदियां अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, संबंधित है। इसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद में वर्तमान भारत और पाकिस्तान के भी कई नदियों की चर्चा मिलती है। आज के भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में कई नदियों का उल्लेख मिलता है, और इन नदियों में जो सबसे प्रमुख इस समय की नदी थी, आदि काल में, प्राचीन काल में इसका नाम था सिंध। इसका नाम सिंध था, और वर्तमान में हम लोग सिंधु के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी। सेकंड नदी अस्किनी, और इसे कहते हैं चिनाब। अगला विपाशा, इसे व्यास कहते हैं, व्यास। फिर इस समय का जो प्रमुख नदी है ये रावी का नाम था परुष्णी, यानी कि रावी। सातुद्री, सतलज, इस प्रकार से और भी कई नदियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। फिर वितस्ता भी है एक, इसे झेलम, वितस्ता, इसको झेलम के नाम से जानते हैं। राजस्थान के दो नदियों की चर्चा मिलती है, एक सरस्वती, उसका नाम है घग्गर, और एक है दुष्वती, उसे चौतांगी कहते हैं। फिर ऋग्वेद में आप देखेंगे कि गंगा और यमुना नदियों का भी उल्लेख मिलता है, गंगा का विवरण और यमुना का विवरण मिलता है। इन नदियों के अलावे ऋग्वेद में आप देखेंगे कई समुद्र के विषय में, पहाड़ और पर्वत के विषय में भी उल्लेख मिलता है, और सबसे प्रमुख पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत, हैमवर्त हिमालय, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मुजबंत का मिलता है विवरण। मुजबंत सबसे ऊंची चोटी मुजबंत, और मुजबंत के विषय में कहा गया है कि यहाँ पर सोम नामक वनस्पति रहता, सोम। और आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के 9वां मंडल का सभी 114 सूक्त सोम देवता पर समर्पित, सोम पर समर्पित है। तो कितना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है आप समझ सकते हैं। और इन तमाम बातों का अध्ययन करने से हमें ये जानकारी मिलती है, विवरण मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार, आर्य सभ्यता का विस्तार करीब करीब पूरे उत्तर भारत, यानी कि गंगा नदी अर्थात उत्तर प्रदेश तक का जो इलाका है, यहाँ तक आर्य संस्कृति का विस्तार हो गया है ऋग्वैदिक का। ऋग्वेद का 7वां मंडल हम चर्चा किए थे, कुल मिला के 10 मंडल ऋग्वेद में। तो 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल में आप देखेंगे दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है। दशराग
दशराग्य युद्ध की चर्चा मिलती है और ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध रावी नदी के किनारे, रावी के किनारे, रावी के किनारे यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में 10 राजाओं का संगठन एक तरफ, और एक तरफ था भरत कबीला। भरत कबीला एक तरफ था, भरत, यानी कि एक ओर था भरत कबीला और दूसरी ओर था 10 राजाओं का संगठन, 10 राजा, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया दशराग्य युद्ध। और दशराग्य युद्ध में भरत कबीला के जो प्रधान थे, उसके राजा थे, उनका नाम था सुदास, उनका नाम सुदास, सुदास। और बाकी जो 10 कबीला की चर्चा हम किए, उस 10 कबीला में 5 था आर्य कबीला, 5 आर्य और 5 था अनार्य, दोनों का मिश्रण था, मिलकर के संगठन बना आर्य और अनार्य। और इसमें सबसे जो प्रमुख कबीला था 10 कबीलाओं में, उसका नाम था पुरु, पुरु, और इसके प्रधान थे पुरुकुत्स, पुरुकुत्स इसके प्रधान थे। भरत कबीला के जो पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ, और 10 कबीलाओं के संगठन के पुरोहित थे विश्वामित्र। इस प्रकार से एक पृष्ठभूमि का निर्माण होता है और दोनों के बीच युद्ध होता है रावी के किनारे। और इस दशराग्य युद्ध में भरत कबीला की विजय हुई, 10 कबीलाओं का संगठन पराजित हो गया। और ऐसा माना जाता है कि भरत कबीला जिसे विजेता रहा, इसी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। तो किस प्रकार से भारत अस्तित्व में आया, यह नाम चर्चा में आया, तो ये जानकारी आपको मिली, हासिल हुई। हालांकि अनेक मत है, अनेक विचार है। कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं, एक जैन आचार्य थे भरत, और उनके नाम पर इसका नाम पड़ा भरत। कुछ बताते हैं कि रामायण के एक पात्र हैं भरत, और उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। और कुछ तो यहाँ तक बताया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के संयोग से भरत नामक एक संतान की उत्पत्ति हुई, और इसी आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जो भी हो, सबसे तार्किक यह विचार है कि भरत कबीला के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। और आप ये बात भी जान लें कि भारत के लिए और भी कई नाम का प्रयोग किया जाता है। इंडिया कहते हैं भारत को, इंडिया, और इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने, यूनान वालों ने इसका नाम इंडिया दिया। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान, और यह नामकरण अरब वालों ने हिंदुस्तान। तो क्यों कहते हैं इसे भारत, क्यों कहते हैं हिंदुस्तान, और क्यों कहते हैं इंडिया, इस बात से आप अवगत हुए। थोड़ा सा हम लोग अब फिर पीछे जाएंगे कि आर्य भारत में कैसे आए, और फिर उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते कैसे कैसे आर्यों का विस्तार हुआ, इस संदर्भ में हम चर्चा करें। उस सबसे पहले आप ये जानें, एक मान्यता ये है कि आर्य लंबे समय तक ईरान में रुका। वो जहाँ से भी आए हों, उत्पत्ति उनकी जहाँ से भी हुई हो, लेकिन इस बात के ठोस प्रमाण मिलते हैं कि आर्य लंबे समय तक ईरान में रुका, और ईरान में वो 2 शाखाओं में बट गया, 2 खंडों में बट गया। आर्यों की एक शाखा चली गई जर्मनी, और दूसरी शाखा भारत पहुंची। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत का जो पहला एक प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद की काफी समानता है जेद अवस्था के साथ। ऋग्वेद और जेद अवस्था, तो भारत का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद और ईरान का प्रमुख ग्रंथ है जेद अवस्था, और दोनों के बीच काफी समानता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगभग 1400 BC ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है मध्य एशिया के बोगज कोई से।
बोगज, बोगज कोई से एक अभिलेख मिला है, इसे बोगज कोई अभिलेख कहते हैं, 1400 BC का है। और इस बोगज कोई अभिलेख में 4 प्रमुख देवताओं की चर्चा मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासप्ती। इंद्र, मित्र, वरुण और नासप्ती। और ये चारों देवता ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध प्रमुख देवता हैं। तो कहीं न कहीं दोनों संस्कृति के बीच कुछ न कुछ समानता रही होगी, इसीलिए इस प्रकार आपस में कई बात सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में देखने को मिलता है कि दोनों समान थे। एनीवे, ऐसा माना जाता है कि भारत जब आर्यों का प्रवेश हुआ तो भारत में सबसे पहले आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में रुका। सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में रुका, यानी कि पंजाब और सिंध का इलाका है। सिंधु नदी के आसपास जो सहायक नदियां उसे सप्त सैंधव कहते थे। और सबसे पहले आर्य यहाँ पर रुके। और यहाँ रुकने के बाद 1000 ईसा पूर्व आते आते लगभग 500 वर्षों में उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र के ऊपर आर्यों का विस्तार हो गया, आर्य सभ्यता की स्थापना हो गई। और अब आर्यों का ये कोशिश रहा कि हम भारत के अन्य भागों में भी अपने संस्कृति का विस्तार करें, और इसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच भारत में जो आर्यों का विस्तार हुआ, इन आर्यों के विस्तार के संदर्भ में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। हम चर्चा पहले भी किए थे, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है। और कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि राजस्थान का एक नदी है सरस्वती, और सरस्वती के किनारे विदेह माधव नामक राजा रहते थे। और ये राजा अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ मिलकर आग और घी के सहारे अपना विस्तार करते 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 सरस्वती से लेकर के सदा नीड़ा वर्तमान में गंडक का ये नाम है। इसका नाम गंडक कहते हैं। और बिहार में पटना और हाजीपुर के बीच में ये गंडक नदी है। तो माना जाता है कि आग और घी के सहारे, आग और घी का संदर्भ और संकेत इस रूप में है कि आर्यों ने यानी विदेह माधव और गौतम राहुगन दोनों ने मिलकर के रास्ते में जितने भी अनार्य थे उन तमाम अनार्यों को यानी स्थानीय लोगों को आर्य संस्कृति में कन्वर्ट करते हुए उसको आर्य संस्कृति में शामिल करते हुए पहुंच गए गंडक तक, सदानीड़ा तक पहुंच गए। लेकिन सदानीड़ा नदी को पार करके वो मगध में यानी कि आज के पाटलिपुत्र के इलाका में प्रवेश करने में असमर्थ रहे, असफल रहे। ऐसा माना जाता है कि मगध जो साम्राज्य था, यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली थे। और मगध के सम्राट ने, मगध के राजा ने, यहाँ के लोगों ने विदेह माधव और गौतम राहुगन को सदानीड़ा नदी यानी गंडक नदी को पार करके मगध में प्रवेश करने नहीं दिया। यानी कि मगध में आर्य संस्कृति का प्रसार नहीं हो पाया है, वहीं से लौटना पड़ा। और उन्होंने गौतम राहुगन और विदेह माधव ने ये बहाना बनाया, ये कहा उन्होंने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कि गंडक के उस पार यानी कि आज का जो मगध है, यह जो भूमि है वो ब्रात्य भूमि है। ब्रात्य भूमि इसका मतलब अपवित्र इलाका, अपवित्र। और हमने जानबूझ के वहाँ जाने से इनकार कर दिया, अपना कदम नहीं बढ़ाया। तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को स्वीकार नहीं करके उन्होंने अपवित्रता का बहाना बनाकर
मगध में प्रवेश करने से इनकार किया। हालांकि सच्चाई ये है कि मगध के सम्राट ताकतवर थे, उन्होंने गंडक नदी को पार करके मगध में उन्हें घुसने नहीं दिया। तो कितना शक्तिशाली मगध का इलाका आरंभ से आदिकाल से रहा है, इससे आपको जानकारी हासिल हो सकती है इस रूप में। फिर आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते आर्यों का प्रवेश दक्षिण में भी हुआ, दक्षिण भारत में। और सबसे पहले ऋषि थे अगस्त ऋषि, अगस्त जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण में प्रवेश किया और पहली बार उन्होंने आर्य सभ्यता का, आर्य संस्कृति का दक्षिण में प्रवेश किया, प्रसार किया। और एक बात और आप जान लें महत्वपूर्ण रूप से कि रामायण की चर्चा आप लोग सुने होंगे, राम कथा सुने होंगे। और राम कथा में प्रसंग है राम और रावण युद्ध के विषय में। तो कुछ इतिहासकार, खास करके इतिहासकार देवराज चानन ने बड़ा अच्छे तरीका से ऐतिहासिक रूप दिया है और बताते हैं देवराज चानन कि राम और रावण के बीच जो संघर्ष हुआ वो महज दो व्यक्ति के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि दो कल्चर, दो संस्कृति के बीच का संघर्ष था। राम आर्य संस्कृति के नायक थे और रावण द्रविड़ संस्कृति के नायक थे। और दोनों संस्कृतियों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में रावण के ऊपर राम की विजय, यानी कि द्रविड़ संस्कृति के ऊपर आर्यन संस्कृति की विजय हुई। और इस प्रकार दक्षिण भारत में यानी कि श्रीलंका तक आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते लगभग संपूर्ण भारत में आर्यन संस्कृति का प्रसार हो गया। और ये था भौगोलिक जानकारी, आर्यों का आगमन, भौगोलिक विस्तार। और अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो धार्मिक जीवन के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।